अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कैंटाब बुक पब्लिशर से। एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले हम आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। एक्स वाई प्लेन सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा है। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई भी जो नंबर्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक्स वाई, और ये नंबर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में होंगे। अब एक्स वाई की जगह आप कोई सा भी नंबर इसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 1 2 -2 4, इस तरह का कोई सा भी नंबर आप यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जब आपने प्लॉटिंग की तो ये 1 2 आ गया, यहाँ पे -2 4 आ सकता है। इसी तरह का कोई भी ऑर्डर पेयर आपको एक यूनिक पॉइंट देगा। इस एक्स वाई प्लेन में एक डिफरेंट पॉइंट देगा। जब जब आप डिफरेंट ऑर्डर पेयर प्लॉट करेंगे तो एक यूनिक पॉइंट, एक डिफरेंट पॉइंट आपको मिलेगा। आर्गन प्लेन में आपने ऑर्डर पेयर प्लॉट नहीं करना, यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होंगे उनको हम जी से डिनोट करते हैं, और वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में होती है या फिर ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में होती है। और आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 आयोटा को मैं राउंड ब्रैकेट में 2, 2 लिख सकती हूँ, और इस 2, 2 को हम प्लॉट करें तो ये प्लॉटिंग यहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब है कि इस प्लेन के अंदर मैंने ऑर्डर पेयर प्लॉट नहीं किया, बल्कि उसकी जगह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट कर दिया है। अब जब कभी आप इस तरह के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट करेंगे तो आपको एक यूनिक पॉइंट मिलेगा आर्गन प्लेन के अंदर। फॉर इंस्टेंस आप -3 और 2 को प्लॉट करते हैं तो जो पॉइंट है वो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और वो पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा। तो जैसे जैसे मैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लॉट करूंगी, मुझे एक यूनिक पॉइंट उसके बदले आर्गन प्लेन में मिला करेगा। तो जिस एक्स वाई प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कर रहे हैं, वो एक्स वाई प्लेन अब आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बन चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लॉटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो रही है। अब आर्गन प्लेन की डेफिनेशन क्या है? द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। ऐसा प्लेन जिसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉटेड हों, ऐसे प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन की बजाय आर्गन प्लेन कहेंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट्स होते हैं, जबकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। यहाँ पे जो आपके पास एक्स एक्सिस नॉर्मली एक्स वाई प्लेन में होता है वो यहाँ पे रियल एक्सिस होगा, और यहाँ पे y एक्सिस को हम y एक्सिस की बजाय इमेजिनरी एक्सिस कहा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स या मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के लेफ्ट और राइट साइड पे बार से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा होगी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और इसको r से, स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। अब ये वैल्यू हमारे एक्स वाई प्लेन या हमारे आर्गन प्लेन में कहाँ पे प्लॉट होगी? फॉर इंस्टेंस हमने अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो प्लॉट किया, तो उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे आ रही है। हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हो गया। अब जितना डिस्टेंस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का है वही एक्चुअली आर की वैल्यू है। मीन्स जब हमने ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम यूज किया करेंगे आर, विच इज फर्दर इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, उसको पेयर में हम x, y की सूरत में लिख सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं x प्लस आयोटा y फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा तो मैं इसको z बार से डिनोट करूंगी, और x प्लस आयोटा y का होल कॉन्जुगेट आएगा, दैट विल फर्दर बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y। तो ये जो z बार है या जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम q ऑफ एक्स वाई से डिनोट कर सकते हैं, और q ऑफ एक्स वाई लिखने की बजाय मुझे लिखना चाहिए x विद नेगेटिव y, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी तो मेरा जो पॉइंट है वो अगर यहाँ पे प्लॉट हो रहा है पी एक्स वाई, तो जो इसका कॉन्जुगेट है वो इसके एक्स एक्सिस के इस तरफ इतने ही डिस्टेंस पे प्लॉट होगा जितने डिस्टेंस पे पी प्लॉट हुआ है। मीन्स आपका जो क्यू पॉइंट है वो एक मिरर इमेज की तरह होगा। ये देखें, जितना डिस्टेंस इसका
एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है उतना ही डिस्टेंस इसका एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है। मीन्स जो एक्स एक्सिस है वो एक मिरर की सूरत में काम कर रहा है। और अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करें तो ओरिजिन से हम इस लाइन को पी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाएगी। और अगर हमने कॉन्जुगेट का ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करना है तो हम इस क्यू पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिन हमारा क्यू के साथ डिस्टेंस दिखाएगा। तो बात जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि जो ओरिजिनल पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, और उसका कॉन्जुगेट हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसको हम z से डिनोट करेंगे उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाएगा r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब है कि अगर हमें r और थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो इस फॉर्मूला के अंदर प्लेस करने से हमें इसका अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन पता चल जाएगी। अब r और थीटा क्या है? r जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमें गिवन होगा हम उसका रियल पार्ट यहाँ लिखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवरऑल ले लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। और r हमारे पास क्या होता था? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल जो यहाँ प्लॉट हो रहा है उसका ओरिजिन से जितना डिस्टेंस था वो r कहलाता था। सो एक तो हमें r चाहिए होगा और दूसरी बात हमें थीटा चाहिए। थीटा क्या है? थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस z पॉइंट की ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, यानी जो एक वेक्टर है जो पॉइंट z तक जा रहा है, इस वेक्टर तक जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है दिस एंगल इज नोन एज थीटा। थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा इस वेक्टर वाली लाइन तक जो कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन के साथ ज्वाइन करती हुई लाइन है, इस लाइन को, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे। तो आपकी जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करेगी r और थीटा पे, इसीलिए r और थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। r एंड थीटा आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा ओरिजिन होता है इस ओरिजिन को हम पोल कहते हैं और एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन कहा जाता है। एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन कहा जाता है। तो ये थी हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन z इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं इस वेक्टर तक ले जाऊं तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो थीटा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा क्योंकि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता रहा है। अब आर्ग्यूमेंट में कुछ और बातें भी हम जहन में रखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स। ये बात कैसे है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं? हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो थीटा हमने कैलकुलेट किया है ये थीटा है 45 डिग्री का। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो अब हम इस थीटा की हेल्प से हम रिमेनिंग एंगल्स भी फाइंड करके देखेंगे। आप एक पॉइंट माइंड में रखेंगे, थीटा प्लस 2n पाई, ये आपको क्या देगा? ये आपको डिफरेंट एंगल्स देगा। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 लेते हैं और यहाँ पे पुट करके देखते हैं। थीटा हमने 45 डिग्री कैलकुलेट किया था, 2 एज इट इज रखें, n की जगह 1 प्लेस करें और पाई एज इट इज रख लें। अब 2 पाई का मतलब होता है 360, 45 डिग्री एज इट इज आएगा, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो आपने 45 और 360 को ऐड अप कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाता है 405 डिग्री। अब 405 डिग्री का एंगल कैसे प्लॉट होगा? आप एक पहले कंप्लीट टर्न लेंगे 360 का, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये पूरा सर्कल मेरा 360 का पूरा होगा। लेकिन मैंने यहाँ रुकना नहीं है, 360 के बाद 45 डिग्री मैं मजीद यहाँ से मूव करूंगी तो 45 डिग्री मैं मूव करके उसी लाइन पे टर्मिनेट करूंगी जहाँ पे ऑलरेडी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। सो पहले थीटा 45 था लेकिन अब जो थीटा मैंने प्लॉट किया है एग्जैक्टली इसी जगह पे वो एंगल है मेरा
5 डिग्री का। इसका मतलब है कि एक कंप्लीट रोटेशन में वही एंगल ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ा, न्यूमेरिकली डिफरेंट वैल्यू आई है, लेकिन मेरे आर्गन प्लेन के अंदर जो एंगल बना है वो उसी लाइन पे आके टर्मिनेट हो रहा है जिस पे थीटा इज इक्वल टू 45 टर्मिनेट हुआ था। इसी तरह से आप n की वैल्यू 2 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो थीटा प्लस 2n पाई, n की जगह 2 आ जाएगा और पाई रहेगा एज इट इज। थीटा वॉज 45 डिग्री और 2 इंटू 2 4 पाई। इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 पाई का मतलब होगा 720 डिग्रीज, और 720 डिग्रीज को अगर मैं 45 में ऐड करूं इट विल बी 765 डिग्रीज। अगर मैं 765 डिग्रीज को प्लॉट करूं तो उसका सिंपल मतलब ये है कि पहले मैं 720 डिग्री प्लॉट करूं, और 720 डिग्री का मतलब ये है कि मैं 2 मरतबा अपना राउंड कंप्लीट करूं, 360 का राउंड 2 टाइम्स कंप्लीट करूं। तो इस एंगल को भी मैं आपको प्लॉट करके दिखाती हूँ कि फर्स्ट टाइम हमने 2 राउंड 360 के पूरे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक 360 का, और फिर एक और राउंड कंप्लीट करें यहाँ से यहाँ तक, हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया 360 का। मीन 720 हमने ड्राइंग कर ली। अब 45 डिग्री मुझे और मूव करना है, तो अगेन जब मैं 45 डिग्री मूव करूंगी तो मैं इसी लाइन पे आके टर्मिनेट हो जाऊंगी, और मेरा अब का एंगल होगा टोटल एंगल 765 डिग्री। तो इस बात से एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि एंगल चाहे 45 डिग्री का हो, चाहे 405 हो, चाहे 765 डिग्रीज का एंगल हो, ये सारे के सारे न्यूमेरिकली डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, लेकिन आके प्लॉट एक ही जगह पे हो रहे हैं। तो ये जितने एंगल हमने फाइंड किए, मैं इस तरह के कई और एंगल्स भी फाइंड कर सकती हूँ। इनफाइनाइट मैनी एंगल्स मैं इस तरह के बना सकती हूँ। इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे इनफाइनाइट मैनी इस तरह के एंगल दे सकता है, लेकिन अब इनमें से हमने कौन सा एंगल चूज करना है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिनोट करेगा या डिसाइड करेगा, नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसके पास इनफाइनाइट मैनी आर्गुमेंट्स होंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पास इनफाइनाइट आर्गुमेंट्स होंगे। ये आर्ग्यूमेंट्स हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी डिस्कस किए। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास थीटा 45 डिग्री का था, फिर मैंने इसमें 360 ऐड किया, यानी एक पूरा राउंड कंप्लीट ऐड किया, तो मेरे पास एंगल बना 405 का। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट एंगल बना था 765 डिग्रीज का। ये सारे के सारे एंगल एक ही जगह पे आगे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि इनमें से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन सा है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट मैनी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे आप मजीद आर्ग्यूमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। इन आर्ग्यूमेंट में से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसी यूनिक वैल्यू या स्पेशल वैल्यू होगी जो कि किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एक स्पेशल वैल्यू है जो कि बेस करता है गिवन क्राइटेरिया पे। अब वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? वो क्राइटेरिया आपको थीटा के बारे में गिवन होगा कि थीटा की रेंज क्या है। अब वो क्राइटेरिया समटाइम्स -π to π हो सकता है कि आपसे रिक्वायरमेंट हो कि -π to π रेंज है, इसमें से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चूज करें, या समटाइम्स आपके पास रेंज होती है 0 to 2π के 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में आपका आर्ग्यूमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्वेश्चन में रेंज ये 0 to 2π गिवन होती है, तो हम इन आर्ग्यूमेंट्स में से फिर 45 डिग्री वाला आर्ग्यूमेंट चूज करेंगे क्योंकि वही इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स में से कोई एक जो स्पेशल वैल्यू होगी वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक हम चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को PRRG भी लिखा जाता है, जबकि इसको कैपिटल ए से जो आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है वो भी एक्चुअली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होता है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के नॉर्मली दो हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं, दो हमारे पास रेंजेस होती हैं, या इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है या फिर इस रेंज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के रूल्स डिस्कस करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो रेंज है वो -π to π गिवन हुई, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है -π to π, तो फिर हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। ये मैंने आपके सामने 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
एक्स वाई प्लेन या आर्गेंट प्लेन का ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की ड्राइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा ही रहेगा। और थीटा कैसे कैलकुलेट होगा? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। यानी जो थीटा का आंसर आएगा वही आर्ग्यूमेंट का आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा कि अगर आपके क्वेश्चन की प्लॉटिंग या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्लॉटिंग है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई, तो अगर आपकी प्लॉटिंग, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग सेकंड क्वाड्रेंट में आती है तो फिर आपने, आपका आर्ग्यूमेंट कैसे डिसाइड होगा? आप रूल याद रखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। जो थीटा आपने कैलकुलेट किया हुआ था tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x के जरिए। एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि जब आप y और x, y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, x का मतलब है रियल पार्ट, तो इन दोनों में से अगर किसी की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन हुआ तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा। तो जो वैल्यू आप थीटा से निकालेंगे उसको फर्दर पाई में से माइनस करने से आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह थर्ड केस में हमारे पास क्या आएगा कि अगर आपकी ड्राइंग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की ड्राइंग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है, तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फिर आपके आर्ग्यूमेंट डिसाइड होगा एज थीटा माइनस पाई। और इन केस हमारी अगर ड्राइंग आ जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो फिर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसे डिसाइड होगा? हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z को एज माइनस थीटा। तो ये रूल्स हम माइंड में रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिलिंग कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें याद रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर प्लॉटिंग हुई तो थीटा ही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर प्लॉटिंग हुई तो हम पाई माइनस थीटा के थ्रू आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ड्राइंग हुई तो हम थीटा माइनस पाई के थ्रू कंप्लीट करेंगे। और फोर्थ में अगर हमारी ड्राइंग हुई तो हम जस्ट अपने थीटा के साथ यानी tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स की वैल्यू के साथ एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। राइट द नंबर इन पोलर फॉर्म विद आर्ग्यूमेंट बिटवीन 0 to 2 पाई। आर्ग्यूमेंट के लिए हमें 0 to 2 पाई की रेंज दी गई है और हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है -3 + 3 आयोटा। अब क्योंकि पोलर फॉर्म के लिए हमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, सो पोलर फॉर्म के लिए हमें r भी चाहिए होगा और थीटा भी चाहिए होगा। r का मतलब था मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का -3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 18। और इसको अगर मज़ीद सॉल्व कर लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ एज 9 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके आउटसाइड आ जाएगा और हमारे पास आंसर r का 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। इसके बाद हमने थीटा फाइंड करना है। अब थीटा जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एंगल है जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोकेट कर लें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हम देख लेते हैं। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर लूँ, प्लॉट कर लूँ, तो क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो आपका जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ होगा। तो एक्स एक्सिस पे अगर यहाँ ओरिजिन है, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3, और इसी तरह अपवर्ड भी आपको +3 तक जाना है, तो आपकी ड्राइंग हो जाएगी x की वैल्यू -3, रियल एक्सिस पे आपने -3 ले लिया और इमेजिनरी एक्सिस पे आपने +3 ले लिया। तो ये दोनों जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रॉ होंगे। सो हमारा जो पॉइंट है -3 मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्लॉट हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग की वजह से
अब हमने माइंड में ये टेबल रखना है जो हमने 0 to 2 पाई रेंज के लिए देखा था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा तो थीटा ही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा तो पाई माइनस थीटा करना होगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग होगी तो पाई प्लस थीटा करनी होगी। ये मैंने रेंज 0 to 2 पाई के लिए बताया है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका थीटा अब कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्राइटेरिया है वो है 2 पाई माइनस थीटा। ये टेबल हम अपने जहन में रखेंगे। अब क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा है, सबसे पहले हम tan थीटा निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे y है हमारे पास 3 और x है हमारे पास -3। सो tan इनवर्स ऑफ -1 बनेगा, और एब्सोल्यूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है। सो एब्सोल्यूट की वजह से ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट होगा, और tan इनवर्स ऑफ 1 अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये 45 डिग्री होगा। अब 45 डिग्री का मतलब है π/4, मीन्स आपके पास एंगल जो है वो π/4 आ चुका है। अब क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉटेड था, सो हम पाई में से अगर थीटा माइनस कर लें तो हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्रीज का एंगल बनता है, ये बात हमें पता चल जाएगी। सो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और यहाँ आप रीजन दे सकते हैं सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई एज इट इज रहेगा, इसमें से π/4 लेस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3 π/4। ये हमारे पास एंगल कैलकुलेट हो चुका है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैलकुलेट हो चुका है। और अगर हम रफ में देख लें तो 3 π/4 का मतलब क्या होगा? 3 π/4 का मतलब है पाई को 180 से रिप्लेस करें और डिवाइड करवा दें 4 से, इट विल बी 135 डिग्री। तो अगर हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करके देखें तो ये ओरिजिन से मैं इसको ज्वाइन करूंगी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, और ये देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है इस लाइन तक जिसने ओरिजिन को जी से ज्वाइन किया, तो ये 135 डिग्री का ही एंगल बनना था। इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने वैसे थीटा कैलकुलेट किया था tan इनवर्स से, लेकिन आपकी ड्राइंग क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही थी तो ऑब्वियसली 45 डिग्री का एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस लाइन के दरमियान नहीं हो सकता था। सो आर्ग्यूमेंट हमें पता चला पाई माइनस थीटा से, विच इज 135 डिग्री। सो आर्ग्यूमेंट भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम पोलर फॉर्म में जाते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो सकती है। इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर दें तो आपके पास r रहेगा, r की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसके साथ कॉस थीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं 3 π/4 प्लस आयोटा विल रिमेन एज इट इज, और साइन का भी यही एंगल है 3 π/4। तो ये आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि हमारे पास था -3 + 3 आयोटा, उसको रिप्रेजेंट कर दिया पोलर फॉर्म में, जो कि बन गया 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ 3 π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 π/4। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, दैट इज z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में हमने अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें हमें एक r चाहिए और एक थीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले r कैलकुलेट करते हैं, जो कि मॉड ऑफ z था या मॉड्यूलस ऑफ z था, और उसका फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल और इमेजिनरी पार्ट देख लें। रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव टाइम्स रूट ऑफ
3, ये फर्दर इक्वल हो जाएगा, ये नेगेटिव है, 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 रहेगा, नेगेटिव टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर पॉजिटिव 3 बनेगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ 4, और ये फर्दर इक्वल होगा 2 के। अब हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करके देखा, तो क्योंकि हमारे रियल एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर है और इमेजिनरी एक्सिस पे नेगेटिव नंबर है, तो ये यहाँ कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्लॉट हो रहा है, तो हमें सबसे पहले थीटा फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x, tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट एज इट इज आएगा y डिवाइडेड बाय x, y की वैल्यू है नेगेटिव रूट ऑफ 3 ओवर 1, एब्सोल्यूट की वजह से ये वाला नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये फर्दर इक्वल होगा 60 डिग्री के, या इन टर्म्स ऑफ पाई अगर आप लिखें तो ये पाई बाय 3 होगा। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर 0 to 2 पाई रेंज हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये 0 to 2 पाई के लिए है। अगर हमने अपना मॉड्यूलस अगर हमने अपने आर्ग्यूमेंट को 0 to 2 पाई के बीच में, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है 0 to 2 पाई के बीच में, और हमारी प्लॉटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुई है, तो थीटा ही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर प्लॉटिंग हो रही है तो पाई माइनस थीटा, इनको सब्ट्रैक्ट करके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग हो रही है तो पाई प्लस थीटा के थ्रू हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग हो रही है तो हम 2 पाई माइनस थीटा के जरिए अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से मुराद वो एंगल है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। सो एज z lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, या जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। डिनोमिनेटर आप इनके सेम कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 पाई बाई 3। अब हम इसको रफली चेक भी करके देख लेते हैं। 5 पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5 एज इट इज रखें, पाई की जगह 180 प्लेस करें, और 3 एज इट इज रख लें, तो ये बनेगा 300 डिग्री। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई 300 डिग्री का एंगल है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मुझे अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रे तक आने के लिए 300 का ही एंगल कवर करना पड़ रहा है। ये 300 डिग्री है, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ पाई 5 पाई बाय 3 लिखते हैं, क्योंकि ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये होगा 60 डिग्री का। सो हमने ये एंटी क्लॉकवाइज आना था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल रे की तरफ, सो वो हमारे पास 300 डिग्री आ रहा है, दैट इज 5 पाई बाई 3। सो एंगल भी कैलकुलेट हो गया। नाउ इट्स पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह हम 2 प्लेस करेंगे, और cos एज इट इज रहेगा, एंगल इज 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा विल रिमेन एज इट इज साइन 5 पाई बाई 3। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमने बना ली है। नेक्स्ट हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 अगेन हमने अपने नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले r कैलकुलेट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, और मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट में हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16, ये फर्दर इक्वल होगा 25 रूट के, जो कि फर्दर इक्वल है 5 के। सो आर की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करके देख लेते हैं। ये हमारा रियल एक्सिस था, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं एक्स वाई प्लेन में, और हम वाई एक्सिस को यहाँ इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे।
क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये आर्गन प्लेन है। सो 3 और 4 आयोटा को एज 3,4 अगर मैं प्लॉट करूं तो मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसकी प्लॉटिंग हो रही है, और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक, इसको हम आर कहते हैं, दैट इज 5। ओके जी, क्योंकि प्लॉटिंग हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो रही है तो सबसे पहले रेफरेंस के लिए 0 to 2 पाई रेंज के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हमने एक टेबल पढ़ा था कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट थीटा ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा था। ये हमारा 0 to 2 पाई रेंज के लिए ये टेबल हमने देखा था। -2 टू पाई रेंज के लिए इस तरह के टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो हमने डिस्कस किया था स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए रेंज है वो 0 to 2 पाई है, इसलिए मैं ये वाला टेबल डिस्कस कर रही हूँ। सो नाउ सबसे पहले हम थीटा फाइंड करते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाई x, विच इज फर्दर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, x की जगह 3। अब क्योंकि इन बार्स के अंदर पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो ये जब बार से आउटसाइड आएगी तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन ही रहेगी। एब्सोल्यूट किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। सो इसका tan इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ चुका है थीटा का। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखनी होगी, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। एज z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आर्ग्यूमेंट जो है मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो थीटा ही रहेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा कि थीटा ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। सो हमारा आर्ग्यूमेंट भी 53.13 डिग्री बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इस एंगल को हम 53.13 को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियंस में कन्वर्जन के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें, पाई को एज इट इज़ रहने दें, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म मेरे पास आ रही है 1771 डिवाइडेड बाई 6000। आप चाहें तो इसको डेसिमल में ले जा सकते हैं, पाई को आप एज इट इज़ रख लें। तो ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारे पास एंगल आ चुका है। सो अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी फॉर्म थी r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके अंदर जाके वैल्यूज प्लेस करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5, कॉस एज इट इज आएगा, थीटा की जगह 1771 डिवाइडेड बाई 6000 पाई, प्लस आयोटा साइन, और हमारे पास इसका एंगल है 1771 डिवाइडेड बाई 6000 पाई। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 8 आयोटा। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 आयोटा। सबसे पहले सपोज कर लें कि ये z है, और क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है तो मैं इसको 0 प्लस 8 आयोटा लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इसका r फाइंड कर लेते हैं। सो r की वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू, और वो फर्दर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्योंकि यहाँ पे 0 है और इमेजिनरी पार्ट है 8, सो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। फर्दर इक्वल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 64, और ये फर्दर इक्वल है 8 के। तो आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम इसकी प्लॉटिंग करके देखते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं प्लॉट करूं तो क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है और सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट है, और लेट से के यहाँ पे आ रही है इसकी वैल्यू 8, 2, 4, 6, और यहाँ पे आ रहा है 8। तो इमेजिनरी एक्सिस पे आपने 8 को प्लॉट करना है। तो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे 8 आयोटा प्लॉट हो जाएगा।
रियल पार्ट को हम 0 लेंगे यहाँ पे। इस 0 को मैं 8 तक रेज करूँगी तो यहाँ पे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा बल्कि इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये बात हम माइंड में रखेंगे। जो हमने आर्ग्यूमेंट के रूल्स पढ़े थे वो क्वाड्रेंट्स के लिए थे, जबकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर अब प्लॉट हुआ है वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है। थीटा फाइंड कर लेते हैं। थीटा वैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है और इमेजिनरी एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री का ही एंगल होता है। सो अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करेंगे tan इनवर्स से तो वैसे भी क्लियर है कि 90 डिग्री का ही एंगल होगा, लेकिन हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाई x, tan इनवर्स ऑफ y, y हमारे पास है 8 ओवर x की वैल्यू है हमारे पास 0, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड, और यहाँ पे हमारे पास ये बनता है 90 डिग्री। अब क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा तो हम आर्ग्यूमेंट के जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। थीटा हमने फाइंड कर लिया, सो हमारा आर्ग्यूमेंट का आंसर यही होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी से मुराद था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री ही है। सो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी। सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि फर्दर इक्वल होगा r की जगह हम 8 पुट करेंगे, कॉस एज इट इज आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर हम चाहें तो हम पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम अगर यहाँ से 90 को रेडियंस में लिखना चाहें तो हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, विच विल फर्दर बी इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे आप 90 की बजाय पाई बाय 2 यूज़ कर सकते हैं, एंगल को रेडियंस में यूज़ कर सकते हैं। सो कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2, ये हमारे पास है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। हमारे पास ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस गिवन है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन पे प्लॉट करके हमें बताया गया। इसमें हमारे पास रियल एक्सिस के ऊपर कुछ एंट्रीज हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट है दैट इज z इज इक्वल टू 3 आयोटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये है कि हमने अपने नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पोलर फॉर्म के लिए जो हमने स्टेप्स पहले किए थे वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे, दैट इज 3 आयोटा, और 3 आयोटा को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 0 प्लस 3 आयोटा, ताकि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे जिसको हम r से डिनोट करते थे, और इसकी वैल्यू होती थी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट स्क्वायर में 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखा जाता तो यहाँ हम आयोटा नहीं लिखेंगे, जस्ट 3 का स्क्वायर लेंगे, और 3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9, और जो कि फर्दर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 के, और जो कि फर्दर इक्वल है 3 के। सो हमने r तो कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड थीटा। थीटा का मतलब था tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y की जगह हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है और x की जगह हमारे पास 0 आ रहा है। सो tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, ये किसी भी क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं आ रहा, सो आर्ग्यूमेंट के जो 4 रूल्स हमने पढ़े थे वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। वैसे भी क्लियरली हमें यहाँ से शो हो रहा है कि रियल एक्सिस के साथ या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 90 डिग्री का ही है, और 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 कह सकते हैं। सो यहाँ से भी हमारे पास एंगल पाई बाय 2 ही आ चुका है। इसको अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लें तो हमें इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, और आफ्टर कटिंग मेरे पास ये पाई बाय 2 रह जाएगा। सो एंगल भी हमने फाइंड कर लिया और आर भी हमने फाइंड कर लिया। सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो इक्वल हो जाएगा आर टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। आर की वैल्यू हम 3 प्लेस कर देंगे,
कॉस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास 90 डिग्री या π/2 आएगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2। तो ये हमारे पास इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी एक हमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस गिवन है और कॉम्प्लेक्स नंबर है z = -2, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, मींस मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स में लिखना है, सो आई कैन राइट इट एज -2 + 0 आयोटा, और इसके बाद हम इसका मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड कर सकते हैं, दैट इज r, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट इज -2 एंड -2 स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ रहा है 0, 0 का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के अंदर +4 आएगा और +4 का रूट हमारे पास बन जाएगा 2। सो आपने r तो फाइंड कर लिया। अब जब आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसी क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करता है, तो आप डायरेक्ट इसका थीटा का आंसर लिख सकते हैं। आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, और यहाँ से मैं टर्न लूंगी एंटी क्लॉकवाइज, और मुझे जाना है अपनी प्लॉटिंग तक z = -2 तक। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए मैं जब इस पॉइंट तक पहुंचूंगी तो मैंने 180 डिग्री का टर्न लिया है, और 180 डिग्री टर्न से मुराद है पाए, रेडियंस में ये एंगल पाए हो जाएगा। सो बजाय इसके कि आप tan इनवर्स के जरिए कैलकुलेट करें, tan इनवर्स ऑफ y/x के थ्रू कैलकुलेट करें, वहां से आपको आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि tan इनवर्स आंसर -90 टू 90 की रेंज में देता है। सो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब किसी रियल एक्सिस के ऊपर या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्लॉट होगा, तो आप खुद से इसका एंगल देख सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा पॉइंट आया था, तो वहां से हमने 90 डिग्री चेक कर लिया था एंगल। अब इसके लिए भी मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि 180 का टर्न लेके मैं यहाँ तक आऊंगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा चलना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है। सो थीटा की वैल्यू यहाँ से पाए आ रही है मेरे पास। नाउ वी कैन कन्वर्ट। अब किसी क्वाड्रेंट रूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो पॉइंट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो प्लॉट नहीं हो रहा बल्कि रियल एक्सिस के ऊपर आ रहा है। सो नाउ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो होगी r टाइम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो कि फर्दर इक्वल होगा, r की जगह हम 2 रखेंगे, cos थीटा की जगह पाई रखेंगे, प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। तो ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म हम बना चुके हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन या आर्गन प्लेन गिवन है। इसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस हैं, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 4th क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है। हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनानी है, दैट इज हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड फाइंड करेंगे, जिसको हम r से डिनोट करते थे। इट इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -1 आ रहा है। सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। नेक्स्ट हमने थीटा फाइंड करना है। क्योंकि हमारे क्वाड्रेंट की हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ड्राइंग 4th क्वाड्रेंट में आ रही है, तो पहले थीटा फाइंड करते हैं। थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। एब्सोल्यूट की वजह से नेगेटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका tan इनवर्स चेक करते हैं। ये हो जाएगा 18.43 डिग्री। इस 18.43 डिग्री को नेक्स्ट हम लिखेंगे एज z लाइज इन, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में। सो 4th क्वाड्रेंट के लिए रूल हमने पढ़ा था, रूल जो हमने पढ़े थे वो मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ।
हमने रूल पढ़ा था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो थीटा थीटा ही रहेगा, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी ही थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा पढ़ा था, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा पढ़ा था, और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा हमने रूल में पढ़ा था। अब क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पे उसकी प्लॉटिंग आ रही है, तो अगर हम इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए यहाँ तक आएगा इसका एंगल, और यहाँ तक एंगल आने का मतलब ये है कि कंप्लीट टर्न अगर 2 पाई का होता तो मुझे 2 पाई में से ये थीटा वाला पार्ट माइनस कर देना चाहिए। सो 2 पाई में से थीटा वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई का मतलब है 360 माइनस थीटा, दैट इज 18.43, दैट इज 341.57 डिग्री। इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहें तो आप रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 341.57 को मल्टीप्लाई मैं करवा लूँ पाई बाय 180 से, तो इसका आंसर फर्दर हो जाएगा 1.8976 पाई। सो ये आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। आर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन गई आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, कॉस थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 1.8976 पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 1.8976 पाई। ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म आ जाती है। और अगर आप इसको डिग्रीज में ही रहने दें तो डिग्रीज में इसका आंसर बन रहा है कॉस ऑफ 341.57 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 341.57 डिग्री। सो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी प्लॉटिंग है और हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनानी है, मीन्स हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। सो सबसे पहले हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ जी या मॉड्यूलस ऑफ जी विच इज फर्दर इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट में हमारे पास आ रहा है -1, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास √3 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास फर्दर वैल्यू बनेगी 1 + 3 दैट इज इक्वल टू √4 दैट इज फर्दर इक्वल टू 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना रेफरेंस एंगल। याद रखें थीटा ओरिजिनल एंगल नहीं है, आर्ग्यूमेंट इसके बाद डिसाइड होता है। ये हमारा हेल्पिंग एंगल है या रेफरेंस एंगल है। सो tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x, इसके थ्रू हम अपना थीटा कैलकुलेट करेंगे। tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x, tan इनवर्स ऑफ y की जगह हमारे पास आ जाएगा √3, x की जगह आएगा -1, क्योंकि एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यूज हैं। सो ये पॉजिटिव √3 रह जाएगा विच इज़ फर्दर इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम π/3 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमने रूल पढ़ा था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग हो तो थीटा ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग हो तो पाई माइनस थीटा करें, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉटिंग हो तो पाई प्लस थीटा करें, और फोर्थ में प्लॉटिंग हो तो 2 पाई में से थीटा माइनस करें। तो अब आप लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं as z lies in second quadrant, so argument of z means ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा दैट विल बी थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई होल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2 पाई/3। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बनता है
120 डिग्रीज का. सो नाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म. आर z इज इक्वल टू आर टाइम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई थी. कॉस एज इट इज रहेगा, थीटा पुट कर दें 2π/3 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा और साइन के साथ भी एंगल आ जाएगा 2π/3. तो ये इसका फाइनल आंसर है. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कंटा बुक पब्लिशर से. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द इंडिकेटेड पावर यूजिंग डिमोवियस थ्योरम. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 20. सबसे पहले डिमोवियस थ्योरम देख लेते हैं. डिमोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ले लें, वो इक्वल होगा r पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा के. अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 20, इसमें हमारे पास 20 किसको शो कर रहा है, n को शो कर रहा है. ये वैल्यू आ जाएगी हमारी n की. बाकी r और थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं. सो सबसे पहले हम पावर के बगैर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, और फिर इसका कॉम्प्लेक्स इसका जो मॉड्यूलस है वो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज r. और r का फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट हमारे पास 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास 1 है, दैट इज रूट ऑफ 2. ये हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हमने कैलकुलेट करना है थीटा. थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x के, tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, विच इज फर्दर इक्वल टू 45 डिग्री. सो tan इनवर्स ऑफ 1 हमने कैलकुलेट कर लिया 45 डिग्री के तौर पे. अब क्योंकि हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है जो रियल एक्सिस पे ली जाती है वो भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी एक्सिस पे ली जाने वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है. सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. एज क्योंकि अगर आप 1 और थीटा को 1 और आयोटा को प्लॉट करेंगे तो वो यहाँ कहीं प्लॉट होगा 1 और आयोटा, विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. और ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस था जो कि हम r के तौर पे कैलकुलेट कर चुके हैं. सो एज 1 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z मीन्स जो एंगल है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो भी थीटा ही होगा, दैट इज 45 डिग्री. और 45 डिग्री को हम अपनी आसानी के लिए रेडियंस में π/4 लिख सकते हैं. इसके बाद अब आपने डिमोवियस थ्योरम को यूज करना है. z पावर n वॉज इक्वल टू r पावर n इंटू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा. यहाँ पे r की जगह हमारे पास आ जाएगा, r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है रूट ऑफ 2 के तौर पे. रूट ऑफ 2 की पावर 20, क्योंकि n हमारे क्वेश्चन में 20 था. कॉस n की जगह 20 आएगा और थीटा आपने कैलकुलेट किया एज π/4 प्लस आयोटा साइन n की जगह 20 आ जाएगा और थीटा आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं π/4 के तौर पे. अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर आपने 20 लेनी है. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 10, क्योंकि इसकी जो पावर 1/2 है वो 20 को कैंसिल आउट करेगी तो 2 पावर 10 बचेगा. और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास रह जाएगा कॉस ऑफ 5π प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π. नेक्स्ट हमारे पास 2 पावर 10 1024 बन जाएगा. कॉस ऑफ 5π की वैल्यू -1 है और आयोटा एज इट इज आएगा, साइन 5π की वैल्यू 0 है. सो ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 1024 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो ये -1024 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर था। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। वी हैव टू कैलकुलेट 2 टाइम्स रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा। टोटल पावर है हमारे पास 5 और हमारा जो डी मॉवियस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n ले लें, वो इक्वल होगा r रेज टू द पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा के। तो हमने क्योंकि डी मॉवियस थ्योरम ही अप्लाई करना है, सो हमें n की वैल्यू तो पता है, हमारे पास 5 आ रही है, लेकिन r और थीटा अभी हमें नहीं पता। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट r, और r के लिए आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करना पड़ेगा, जो कि इक्वल होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर के। सो रियल पार्ट है 2 टाइम्स रूट ऑफ 3 और इमेजिनरी पार्ट है जस्ट 2। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जस्ट 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 बनेगा। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 12 प्लस 4 आएगा, दैट इज 16, और 16 का रूट हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमने r इस तरह से कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने थीटा फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल पहले फाइंड करते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट डिसाइड होगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2 और x की वैल्यू है 2 टाइम रूट ऑफ 3। इनको कैंसिल आउट कर दें तो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर रूट ऑफ 3। इस एब्सोल्यूट की वजह से जो पॉजिटिव फ्रैक्शन थी वो पॉजिटिव ही रही है। अब आप इसका tan इनवर्स कैलकुलेट कर लें। सो इसका tan इनवर्स हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री, और जिसको रेडियंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 6। अब क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स थी, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, एज z लाइज इन क्वाड्रेंट 1। क्योंकि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो रियल एक्सिस पे मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए था और इमेजिनरी एक्सिस पे भी मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए था। तो रफली इसकी प्लॉटिंग यहाँ पे होगी। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 टाइम्स रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, और ये इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये r हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा ही होगा। सो वो पाई बाय 6 ही होगा। अब आप थीटा भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम अगेन लिखेंगे डी मॉवियस थ्योरम दैट वाज z पावर n इज इक्वल टू r पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। यहाँ पे r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एज 4 की पावर हम लेंगे लेफ्ट साइड पे, आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, और टोटल पावर थी इसकी हमारे पास 5। ये हमने कैलकुलेट करना था। सो यहाँ पे मैं रखूंगी 5, कॉस एज इट इज आएगा, n की जगह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 और थीटा है मेरे पास पाई बाय 6। सो द टोटल एंगल इज 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 रेज टू दी पावर 5024 में कन्वर्ट हो जाएगा, और cos 5 पाई बाय 6 हमारे पास वैल्यू देगा माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस आयोटा एज इट इज, और साइन 5 पाई बाय 6 हमें वैल्यू देगा 1 बाय 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जब आप 1024 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -512 टाइम्स रूट ऑफ 3 और प्लस 512 आयोटा। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में गिवन है कि फाइंड द इंडिकेटेड पावर यूजिंग डी मॉवियस थ्योरम 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल रेज टू द पावर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पावर के बगैर लिखेंगे
और अब इसमें से हम इसकी आर की वैल्यू मीन्स मॉड्यूलस ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे, और उसका फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है 1, 1 का स्क्वायर प्लेस करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव टाइम्स रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। दैट विल फर्दर बी इक्वल टू 1 प्लस 3, दैट इज रूट ऑफ 4, दैट इज फर्दर इक्वल टू 2। तो हमारे पास आर की वैल्यू तो 2 आ चुकी है। अब हम रेफरेंस एंगल चेक करेंगे थीटा। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x के। सो tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है माइनस रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। एब्सोल्यूट की वजह से ये नेगेटिव जो फ्रैक्शन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिनोमिनेटर वाला 1 तो हम वैसे ही स्किप कर सकते हैं। सो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, और इन टर्म्स ऑफ पाई इट विल बी पाई बाय 3। तो ये हमारे पास एंगल कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की ड्राइंग फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लॉट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने रूल पढ़ा था कि थीटा एज इट इज थीटा ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी थीटा ही बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा था पाई में से थीटा लेस करें टू फाइंड आर्ग्यूमेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था पाई प्लस थीटा कर दें, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने रूल पढ़ा था 2 पाई माइनस थीटा कर दें। अब आप लोग लिखेंगे एज जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो 2 पाई माइनस थीटा होना चाहिए। 2 पाई एज इट इज लिख लें, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 प्लेस कर दें, डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो यहाँ 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 5 पाई बाई 3। तो ये आपने एंगल भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप डी मोवियस थ्योरम के अंदर जाएंगे और उसमें अप्लाई करके देखेंगे। अब आपका जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट ये है, now using de Moivre's theorem। ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की n पावर हो तो r पावर वो इक्वल हो जाएगा r पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा के। वैल्यूज पुट करते जाएं। दिस इम्प्लाइज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था 1 माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर 5, ये इक्वल हो गया। आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट चेक कर लें। आर की वैल्यू आपने फाइंड की थी 2 के तौर पे, तो 2 की पावर आ जाएगी 5, क्योंकि n की जगह 5 आ रहा है। कॉस एज इट इज रहेगा, n की जगह आप 5 प्लेस करें, और आपने एंगल कैलकुलेट किया है 5 पाई बाय 3 के तौर पे, प्लस आयोटा एज इट इज, साइन एज इट इज, n की जगह 5 आएगा, और अगेन आपका एंगल है 5 पाई बाय 3। यहाँ पे आपके पास 2 पावर 5 को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 पावर 5 32 में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस ऑफ एंगल बन जाएगा 25 पाई बाय 3, और यहाँ से आयोटा साइन ऑफ 25 पाई बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास 32 एज इट इज रह जाएगा। कॉस 25 पाई बाय 3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1/2 आ रहा है। आयोटा एज इट इज आएगा, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 आ रही है। नेक्स्ट आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर 2, और हमारे पास यहाँ 1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 रह जाएगा। इस 2 और 32 को आप कट कर लें तो आंसर आ जाएगा 16 टाइम्स 1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3, और ये इसका हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 8, और हमने इसको सॉल्व करना है डी मोवियर्स थ्योरम को यूज करते हुए।
तो सबसे पहले हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पावर के बगैर सपोज करेंगे 1 माइनस आयोटा के तौर पे। सो इसमें से हम r कैलकुलेट कर लें, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो इक्वल होगा रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर के, और रियल पार्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 और इमेजनरी पार्ट आ रहा है -1, दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमने रेफरेंस एंगल चेक करना है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय x। tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है हमारे पास -1 और x की वैल्यू है हमारे पास 1, और क्योंकि इस पे एब्सोल्यूट है तो हम एज इट इज इसकी बार्स रखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो बार्स हैं ये इस नेगेटिव फ्रैक्शन को पॉजिटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगी, और पॉजिटिव फ्रैक्शन में से भी हम 1 को स्किप कर सकते हैं। सो tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, और इन टर्म्स ऑफ पाई दिस विल बी पाई बाय 4। ये एंगल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि था 1 माइनस आयोटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने रूल पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जी थीटा ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा पाई माइनस थीटा से कैलकुलेट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ करेगा 2 पाई माइनस थीटा। तो अब आप लोग लिखेंगे कि एस z lies in quadrant number 4, so argument of z means इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई में से आप पाई बाय 4 लेस कर देंगे, डिनोमिनेटर आप सेम कर दें तो ये बनेगा 8 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो ये एंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे डी मॉबियस थ्योरम। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की n पावर इक्वल होती है r पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इस क्वेश्चन के लिए वो था 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 8 विल बी इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में r रूट ऑफ 2 है, सो रूट ऑफ 2 के ऊपर मैं रखूंगी पावर 8, फर्दर मल्टीप्लाई होगा cos ऑफ n की जगह हमारे पास 8 आ जाएगा, और एंगल जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा एज इट इज आएगा, साइन एज इट इज आएगा, n की जगह 8 आ जाएगा, और एंगल हमने कैलकुलेट किया है 7 पाई बाय 4 अगेन। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर अगर मैं 8 ले लूं तो 1 बाय 2 8 को कट आउट करेगा, 2 की पावर यहाँ रह जाएगी 4, और यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ कॉस को तो ये कटिंग हो रही है, मेरे पास 14 पाई रह जाएगा, और इसी तरह आयोटा साइन के अंदर भी मेरे पास 14 पाई रह जाएगा, ये मेरे पास 16 आ जाएगा। यहाँ से कॉस ऑफ 14 पाई और आयोटा साइन ऑफ 14 पाई कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉस ऑफ 14 पाई की वैल्यू आ रही है 1, और आयोटा एज इट इज साइन ऑफ 14 पाई हमें दे रहा है 0, सो दिस विल बी फाइनली इक्वल टू 16। सो हमारे इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आ रहा है 16।